मैंने 2 कल परसों में एनालिसिस की थी। ये केजरीवाल की जो अचानक गिरफ्तारी हुई है, वो हाँ। नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन करती है और उसको पता है कि अगर किसी बड़े लीडर को इस तरह से अंदर डाल दिया जाएगा तो उसको सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट किया गया। तो इसके पीछे निश्चित रूप से उसका कोई डीप स्टेट कनेक्शन इनको पता चला है, जिसके कारण इन्होंने इसको किया है। जी। नहीं, वो कनेक्शन तो आई थिंक ये हमने पहले भी किसी एनालिसिस में पहले भी देखा है कि फोर्ड फाउंडेशन से लेके कुछ जो उनको अवार्ड्स भी मिले थे, तो वो लिंकेजेस तो एस्टैब्लिश्ड है उनके पहले के टाइम से, जब वो परिवर्तन एंटी करप्शन वाला जो ड्राइव चला रहे थे उस वक्त की बात है। तो तभी से लिंकेजेस, वो वेस्टर्न कलेक्टिव का इंटरेस्ट तो था ही, और जैसे जर्मनी से कमेंट आया तो वो प्रूव हो चुका कि वो कनेक्शन था। बिकॉज अभी जो है यूएस डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा एलिमेंट मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि उसका जर्मनी का इस्तेमाल होता है ये डिप्लोमेटिक सारी चीजें करने में, और किसी कंट्री से नहीं आता है, जर्मनी से आता है। तो ना सिर्फ ये, हमने जब वो वहां पे भी जब कॉन्फ्रेंस देखा, तो जयशंकर जी बाजू में ब्लिंकन, और वो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे जो एक ही पैनल पे थे, राइट? तो क्लियर दिखता है कि यूएस का झुकाव जर्मनी की ओर, और जर्मनी का एक तरह से क्लाइंट स्टेट की तरह इस्तेमाल करना डिप्लोमेसी से लेके हर जगह। तो आई थिंक एक सॉफ्ट फ्रिक्शन चल रहा है अभी भारत के साथ भी, क्योंकि केजरीवाल जो है उन पर जो एक्शन हुई है उसके बेस पे, और जिस प्रकार से विरोध हुआ वहाँ वेस्टर्न कंट्री से, तो लगता है कि मैसेजिंग यहाँ से भी दी जा रही है कि इस प्रकार के इंटरनल इंटरफेरेंस यहाँ भी नहीं चलने वाले, और यहाँ पे जो एक्शन होनी है वो तो होएगी। तो ये आई थिंक ये प्रेडिक्शन हमने चालू शो में ही दिया था कि कविता जी जब वो उनका ये हुआ था, डिटेंशन जब हुआ था कविता जी का, केसीआर की डॉटर का, वो वाले शो में जो प्रेडिक्शन हमने दिया था कि बहुत जल्द ये गवर्नमेंट विटनेस बन सकती है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। अभी तक लगता तो है नहीं उस बनी है, prediction, बातचीत तो चल रही है शायद। हाँ, तो आफ्टर हुँ। इलेक्शन बोला ना मैंने प्रेडिक्शन में। आफ्टर इलेक्शन बोला है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये भी इंफॉर्मेशन कुछ आ रहा है जो न्यूज़ में दिख रहा है कि गोवा के भी जो आपके कुछ कैंडिडेट्स हैं वो भी गवाही देने को तैयार है कि कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ। तो आई थिंक धीरे-धीरे ये जो डीप स्टेट का क्लैश है, ना सिर्फ भारत के साथ, रशिया के साथ भी, वो जो छोटे-छोटे उसके फ्रिक्शन पॉइंट्स क्लियर दिख रहे हैं हमें। और आगे जाते हुए मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो गैदरिंग वाला जो अटैक है, मुझे लगता है कि ये बैकग्राउंड बन रहा है वेस्ट में गैदरिंग वाले अटैक के लिए। तो अगर नेक्स्ट 1 ईयर में कहीं भी वेस्ट की किसी कंट्री में गैदरिंग पे अटैक हो, तो सरप्राइज नहीं होएगा, बिकॉज़ दे ऑलवेज़ वांट टू पेंट के देखो वहाँ भी हुआ तो नो बिग डील, अगर यहाँ भी होता है तो, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स में बड़े-बड़े फेरबदल हो रहे हैं, जैसे अभी भूटान का जो विज़िट था प्राइम मिनिस्टर का, जो हमने आई थिंक वो जो नई पार्लियामेंट वाले टॉक में डिस्कस किया था, कि ये पार्लियामेंट जो है वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बन रहा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। तो इवेंचुअली लग रहा है ये नॉर्मल वाला बायलैटरल विज़िट नहीं था, ऐसे नहीं होता है। जिस प्रकार का रिसेप्शन दिया गया है, वहाँ पे गुजराती सॉन्ग्स हुए हैं, जो उनको अवार्ड दिया गया है, और जिस प्रकार से डिपार्चर भी हुआ, इस प्रकार से नहीं होता है बायलैटरली। तो आई थिंक दिस वाज़ इवेंचुअली अ प्लानिंग, और पहली बार आई थिंक हमारे होम मिनिस्टर ने पहली बार ये शब्द का इस्तेमाल किया है कुछ ही दिन पहले, अखंड भारत, ऑफिशियली। तो धीरे-धीरे सिंबलिज़्म दिख रहा है कि जहाँ-जहाँ जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो हम बता ही रहे थे कि मल्टीपोलर ऑर्डर में यही होना है कि रीजनल लीडरशिप के अंडर, जो इन्फ्लुएंस के अंडर छोटे-छोटे जो भी कंट्रीज़ होंगे, उनको एक बिग ब्रदर वाला रोल भारत निभाएगा। तो भारत, रशिया, चाइना और यूएस। एक और भी बड़ा न्यूज़ है जो इंडियन गैंगस्टर चाइना में था,
उनको लौटा दिया गया है भारत को। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है क्योंकि भारत चाइना रिलेशन में जो मैंने बताया कि वहाँ कुटाई होनी है एलएसी पे और फिर चीखें निकलनी है, दैट इज़ द बेस्ट पोज़ीशन ऑफ द रिलेशनशिप। तो ही वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाता है वो रिलेशन। तो वही दिख रहा है कि अगर वहाँ से गैंगस्टर को रिपैट्रिएट किया जा रहा है भारत को, तो इट इज़ अ वेरी बिग सिंबॉलिक मूव। दूसरा जो बड़े चेंजेस चल रहे हैं भूटान के तो हुआ ही है, लेकिन मालदीव्स आपने देखा पैसे पैसे माँग रहा है मालदीव्स। तो ये तो होना ही था। तो ये संजय जी ये भारत जो है इज़ अ रियलिटी, ज्योग्राफी की रियलिटी है उनकी जो वो नकार नहीं सकते। और मुझे लगता है ये होना ही था, कुछ टाइम में ये होने ही वाला था। तो जितने भी लोग लुटियंस के उछल रहे थे, मालदीव्स ने बोल दिया फ़ोर्सेस वापस भिजवा दी ये वो। आई थिंक बहुत जल्दबाज़ी कर लेते हैं। हाँ, टेक्निकल थे और ये बता रहे थे कि फिर उन पर एलिगेशन लगा कि भाई सिविल यूनिफ़ॉर्म में है दिस एंड दैट। बट आई थिंक रियलिटी तो यही है रीजन की कि भारत के इन्फ्लुएंस में अब वो है ही कितना अब मालदीव्स अगर आप उसका साइज व्हाट इज द साइज राइट। तो ये आई थिंक ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आ जाएगा। और जहां तक सवाल इस बात का है कि भारत का जियोपॉलिटिकल रोल इस इलेक्शन के बाद मल्टीफोल्ड बढ़ने वाला है, मल्टीफोल्ड। क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से भी दिख रहा है बड़े-बड़े चेंजेस के बारे में। जो आई थिंक लास्ट टॉक में जो मैंने बात की थी कि किस तरह से सारी अर्बन सिटीज़ में टियर 1 सिटीज़ में डॉलर के इम्पैक्ट की वजह से सारे क्राइसिस क्योंकि सारे फॉर्मेट हमने जो चिपका दिए हैं, जो आपको दिखाई पड़ता है कि स्ट्रीट बिल्डिंग हर जगह खड़ी कर दी, अर्बन प्लानिंग कुछ किया ही नहीं। वाटर का आप देख रहे हो प्रॉब्लम बैंगलोर में। तो ये जो क्लियर आपको दिखता है कि टियर 1 सिटीज में वेस्टर्न टेम्पलेट जो हमने कट कॉपी पेस्ट किया उसका नुकसान। तो कल ही मैं देख रहा था संजीव सान्याल जी का आर्टिकल है इसके ऊपर कि डीकोलोनाइज ये पूरा बिल्डिंग कोड्स जो पुराना बनाया गया, तो हमारा पुराना कल्चरल आर्किटेक्चर एक-एक सिटी का कैसा हुआ करता था, उसी पे उन्होंने बात की उस आर्टिकल में। तो ये वही डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है जहाँ पे इंडेक्स की भी अब बात हो रही है। भारत खुद अपने डेमोक्रेसी वाले इंडेक्सेस निकालेगा और मैंने तो कुछ नए इंडेक्सेस सजेस्ट किए हैं ट्विटर पे। मैंने बोला है कि मल्टीपल लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी इंडेक्स, मेलानिन डेफिशिएंसी इंडेक्स, है ना? मेलानिन डेफिशिएंसी अच्छा, क्यों वो लोग जब आपको पीपल ऑफ कलर बुलाते हैं, तो आप भी तो मेलानिन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकाल सकते हो ना? तो मेलानिन पीपल ऑफ कलर हो भाई, हम लोग तो पीपल ऑफ कलर है ब्राउन कलर है तो हम जो है मेलानिन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आउटसोर्सिंग इंडेक्स, फिर हम निकालेंगे एम्प्टी रूम्स इंडेक्स, राइट? फिर हम निकालेंगे स्पाउस टर्नओवर उनका हाईएस्ट निकलेगा। वो हर 7 साल में वाइफ चेंज करते हैं। तो ये सारे इंडेक्स हमें भी निकालने चाहिए अगर वो लोग हर बार निकालते रहते हैं, क्योंकि दुख इतना हो रहा है उनको। उनके सारे पोर्टल्स पे अगर आप देखोगे संजय जी क्लियर बोलते हैं कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इंडिया के बारे में सोचता है। ये दे आर डिस्कसिंग तो ये दिस इज अ प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। मतलब उनकी प्रॉब्लम की लिस्ट में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया इंडिया के लिए सोचता है कितनी गजब की बात है। बताओ अ, हर जगह अभी भी देखो सीएए के ऊपर भी वी आर कंसर्न्ड करके आ गया था उनका, फिर एमईए ने उसको रिबटल देना पड़ा। आई थिंक ये जो है इनका माइंडसेट कॉलोनियल वाला जो है रिपेयर नहीं होने वाला, इसको बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक वो फाइनेंशियल मेल्टडाउन नहीं होगा ना, तब तक ये पुरानी आदतें जानी नहीं है सब हर जगह इंटरफियर करने की। तो अभी जो न्यूज़ आ रहा है नेपाल में भी इन्होंने मैसिव फंडिंग दे रखा है एथिज्म और कन्वर्जन करवाने में, वापस डॉलर छाप के वही चीज मिशनराइजेशन वाली। तो आई थिंक इसके इसी वजह से डी डॉलराइजेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक डी डॉलराइजेशन नहीं होगा
ये लोग प्रिंटिंग मशीन में से छाप-छाप के मतलब हम ही खुद अपना फंडिंग कर रहे हैं, अपना डैमेज, राइट? एक तरह से। तो दैट इज़ व्हाई डी-डॉलराइज़ेशन इज़ अ कंपल्शन। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली जैसे व्लादिमीर पुतिन को भी सबको ही को समझ आ रहा है कि कितना नुकसान हो रहा है इस बात का। जापान में जैसे देखा आप, उनने 17 साल बाद पहली बार नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हटाया है, पहला एक्शन तो ले लिया है। अब बहुत जल्द जो हम मेन एक्शन का इंतजार कर रहे हैं व्हिच इज़ यूएस ट्रेजरी का जब डंपिंग होगा, तो दैट विल बिगिन द प्रोसेस ऑफ क्राइसिस। तो उसी का वेट है और जब वो होगा तब आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्न बैंकिंग सेक्टर में केओस होने वाला है। और मैं बता रहा हूँ, मुझे टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि जब ये क्राइसिस पीक पे होगा, तो वो लोग बैग्स भी एनआरआईज़ के चेक करेंगे, उसमें गोल्ड ले जाने नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ। बैग्स भी ओपन करके चेक किए जाएँगे, ठीक है? तो जो कोई भी हमें सुन रहा है, आप समझ लें कि वेस्ट में किस प्रकार की एक्शन आने वाली है जब ये क्राइसिस होगा। आपको ना पैसा ट्रांसफर करने दिया जाएगा, ना गोल्ड पास ऑन किया किया जाने देगा। तो बी वेरी अलर्ट अबाउट व्हाट इज़ कमिंग। कोई अगर कोई नकार रहा है तो समझ ले कि कितना बड़ा केओस हो सकता है आपकी वेल्थ के ऊपर। दूसरा जो प्रिपरेटरी स्टेप्स तो दिख ही रहा है, सेबी ने जैसे स्मॉल और मिड कैप के ऊपर स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करके बता दिया है कि सडन विथड्रॉल्स आएँगे तो आपका कितना कैपेसिटी है मैनेज करने का। तो वो स्ट्रेस टेस्ट हो चुका है। उसके बाद जो नया एक्शन आया है कि म्यूचुअल फंड्स को बताया गया है कि ओवरसीज़ ईटीएफ में आप पैसे नहीं लगा सकते अप्रैल के बाद। ये सारे प्रिपरेशन हो रहे हैं, ठीक है? तो और अभी तक आपने देखा कि इतने प्रेशर के बावजूद गवर्नमेंट ने बिटकॉइन का ईटीएफ या बिटकॉइन अप्रूव नहीं किया है भारत के लिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े-बड़े जो वेल्थ वाले जो हैं, पावर वाले, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय लोग भी ये जो पूरा डाउनफॉल होने वाला है, जिसमें से ज़ीरोज़ गायब होने वाले हैं, वो कुछ ज़ीरोज़ हमारे भी गायब हो जाएँ, उसकी पूरी कोशिश करना चाहेंगे। हम भी इन्वॉल्व हों, थोड़ा सहभागी बने ज़ीरोज़ गायब होने में। तो बहुत लकी हैं हम कि हमें इस प्रकार की लीडरशिप मिली है, जो इतने पावरफुल ग्लोबल एक्टर्स को रोक के बैठे हैं वो। तो हमारा ड्यूटी बनता है कि जब हम वोटिंग के लिए जाएँ, आई थिंक जब ये टर्म खत्म हो जाएगा, संजय जी, जब नेक्स्ट डिकेड में जब गवर्नमेंट के अंदर से कोई व्यक्ति जब ये लिखेगा बुक में कि क्या-क्या कैसे-कैसे प्रकार के पावर्स आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे थे भारत सरकार को और किस प्रकार से मोदी जी की लीडरशिप ने देश को हर एक क्राइसिस से निकाला है, चाहे कोविड हो या ये जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हो। आप चौंक जाएँगे कि इतना इतना खतरनाक रेजिस्टेंस दिया गया है दिल्ली से, मानने में नहीं आएगी बात। अभी भी मुझे मतलब आप अगर लिंक्डइन पे बड़े इन्वेस्टर ग्रुप्स जो फॉरेन के हैं, उनसे बात करोगे तो आपको सीधा वही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई इज़ इंडिया नॉट अप्रूविंग बिटकॉइन? सीधा वही पूछेगा। तो उनके ज़ीरोज़ गायब होने हैं और वो चाह रहे हैं कि भारतीय लोगों के भी पैसे उसमें फँस जाएँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त नेतृत्व दिया है प्रधानमंत्री जी ने, मानना ही पड़ेगा। और क्योंकि अब ये एक ऐसी गवर्नमेंट जिसने 10 साल से जो परफॉर्मेंस दिया है करप्शन फ्री, आपको मानना पड़ेगा कि पूरा क्रेडिट जाता है फैमिली को। प्रधानमंत्री जी की फैमिली को, जिन्होंने बिल्कुल किनारा करके रखा है प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आप एक बात समझो कि कोई भी व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ कब होता है? जब फैमिली रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, राइट? थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही जाता है। तो हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो फैमिली ने बिल्कुल सादा-सा जीवन जी रहे हैं, अ, कोई कनेक्शन नहीं है और उसी के चलते पूरे भारत में टॉप डाउन आपको नॉन करप्ट गवर्नेंस मिल पा रहा है। तो वो पूरा क्रेडिट जाता है अ अ, उनकी माताजी को, जिन्होंने इस प्रकार की परवरिश की है।
और मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के परिवार को परिवार माना है, सब सिटिज़न्स को, तो हमारा भी दायित्व है कि उनको जो 400 सीट्स का उनका एम है, वो पूरा करवाएँ। तो एक-एक वोट इम्पोर्टेंट है इस इलेक्शन में। बिल्कुल भी कोई ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, ऑपोज़िशन के बहकावे में ना आएँ। हर एक वोट इम्पोर्टेंट है। आपके नेबर्स को उठा के लेके जाओ वोटिंग के लिए, कोई आलस उस दिन नहीं चलेगा। जब आपको मिनिस्टर्स मिल रहे हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं आपके लिए, 10 साल से, अपने परिवार को साइड पे रखते हुए, एक भी छुट्टी लिए बिना, तो हम एक वोटिंग तो कर ही सकते हैं और कुछ ना कर सकें।